डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष राज बंधु है और मैं जो है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को जानेंगे, उनसे संबंधित नियमों को जानेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को लाने के पीछे क्या भूमिका थी, क्या कारण थे और ये काम किस तरीके से करती है, इसको समझने की कोशिश हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास होगी इंडियन एविडेंस एक्ट की होगी और बेसिकली बेसिक क्लास होगी। वी विल टच द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तरह की विधि है, किस तरीके से काम करती है, इसके काम करने की प्रणाली क्या है और इसके तौर तरीके क्या हैं, किस लिए लाई गई और कैसे ये प्रयास सफल हुए, इस पर आज की क्लास में हम पूरा का पूरा जोर देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम आशीष राजबंधु है और मैं जो है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, एक बात को समझो, किसी भी एग्जाम को जुडिशरी के क्लियर करने के लिए आपको बेयर एक्ट पर जबरदस्त पकड़ होनी बड़ी जरूरी है और ये बात मैं हर क्लास में हर समय कहता हूं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द बेयर एक्ट, एक बात। और दूसरी, आप ठीक से केस लॉस को समझ लें। जज बनना कोई इतना कठिन काम नहीं है। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से संबंधित होगी। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इस क्लास में जो है एक बात को समझना बड़ा जरूरी है कि तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो प्यारे बच्चों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आई। ठीक है, एक बात को समझे, हमने अपने कई बार जाना कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आई और भारतीय दंड संहिता आपके लिए दंड का प्रावधान करती है जब कोई आप अपराध करेंगे, लेकिन ये दंड की प्रक्रिया आप कैसे एग्जीक्यूट करी जाएगी, इस विषय में जो है हमारे लिए प्रावधान करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्यारे बच्चों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय हैं, जिसमें से आपके 3 भाग हैं और 167 धाराएं हैं और एक अनुसूची भी हुआ करती थी। ये जो था हमारा डिमार्केशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है। प्यारे बच्चों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रकार की प्रक्रियात्मक विधि है, किंतु इसमें सब्सटेंटिव लॉ यानी सारभूत विधि के भी लक्षण गुणधर्म कुछ हमें दिखाई पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने कहा कि देखो, पे एंट्री करने से पहले दो बातें जाननी बड़ी जरूरी है। विधियां दो तरह की होती हैं। पहले देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। मोटा मोटा अगर अर्थ निकाले तो हम क्या समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया। यह अधिनियम बता रहा है 1860 में। इसके प्रवर्तन की तिथि से हमें यह बात मालूम पड़ती है। प्यारे बच्चों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 3 भाग हैं। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 11 अध्याय यानी 11 चैप्टर्स हैं और आपके 167 सेक्शंस हैं और इसमें एक अनुसूची भी हुआ करती थी जिसको बाद में रिपील कर दिया गया। प्यारे बच्चों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था आपका, अगर ध्यान से देखें इसके प्रवर्तन की तिथि जो थी वो आपकी सितंबर है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस पे आने की बात नहीं करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि कब आया, कब से लागू हुआ। 1 सितंबर, ध्यान से देखना, 1872 को 1872 से ये लागू हुआ, यानी कि इसके प्रवर्तन की तिथि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1 सितंबर 1872 है। प्यारे बच्चों, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा दो बातें बताता हूं। तिथियां दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की? दो तरह की। द 2 टाइप्स ऑफ डेट। नंबर 1 तिथि वो प्रकार की जो बताती है कि आपका अधिनियमन की तिथि, और दूसरी बताती है प्रवर्तन की तिथि। जिस तिथि को कोई कानून बनता है उस तिथि को कहते हैं हम अधिनियमन की तिथि, और जिस तिथि को कोई कानून लागू होता है वो कहलाती है उसके प्रवर्तन की तिथि। और इन तिथियों में से एक सवाल प्रीलिम्स में आता ही आता है। तो इस अधिनियम के, जो इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहते हैं, प्रवर्तन की तिथि है 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आया कि सर जी ये साक्ष्य विधि काम क्या करेगी, किस लिए इसको लाए हम। जैसे आपने कहा भारतीय दंड संहिता लाई गई दंड के प्रावधानों को करने के लिए। आपने हमसे पूछा दंड किस लिए, तो मैंने कहा अपराध के लिए। तो सर जी ठीक उसी तरीके से हमें यह बताओ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाई गई। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय की प्रक्रिया को बताती है।
ठीक है, कैसे उसमें इन चीजों को इन्फोर्स किया जाएगा, कैसे न्यायालय काम करेंगे। 15 मार्च, मैंने कहा दो तरह की तिथियां, 15 मार्च 1872, 15 मार्च 1872, ये वो तिथि है जिस तिथि को गवर्नर जनरल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्ताक्षर हुए, और 1 सितंबर 1872 वो तिथि है जिस तिथि से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। प्यारे बच्चों, इसकी एक पूरी की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पे आएंगे, अभी रुको। आपने कहा फर्जी इस विधि की प्रकृति क्या है? मैंने कहा प्यारे बच्चों इस बात को समझो, विधियां दो तरह की, विधि कितने तरह की? दो तरह की। हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताता हूं, बेसिक्स है, आप लोग सीखते चलें, ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ लॉज, कितनी तरह की विधियां होती हैं आपकी? दो तरह की। एक होती है आपकी सारभूत विधि। कौन सी होती है? सारभूत विधि। कौन सी विधि? सारभूत विधि, यानी कि सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सब्सटेंटिव लॉ। और दूसरी आपकी होती है प्रक्रियात्मक विधि। दो तरह की विधियों के प्रकार हैं। दूसरी क्या होती है? प्रक्रियात्मक विधि, जिसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। विधियां कितने तरह की? दो तरह की। आपने, मैंने क्या क्या बताया? देयर इज टू टाइप्स ऑफ लॉज। अभी एविडेंस एक्ट को रुको, एविडेंस एक्ट के किस तरह का है, इसका नेचर क्या है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि साक्ष्य विधि किस तरह की है, इसको समझने के लिए हमें विधि के प्रकारों को समझना होगा। विधि दो प्रकार की, एक आपकी सब्सटेंटिव सारभूत विधि, और दूसरी आपकी प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक विधि। ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक है, आज की बात हमेशा से के लिए क्लियर कर लो। सारभूत विधि यानी सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। अच्छा, आपने कहा फर्जी सब्सटेंटिव विधि वो विधियां जो अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करती हैं, तो सर जी फिर प्रक्रियात्मक विधि क्या है, आपने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ विच डिमार्केट्स द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज, ठीक है, जो पार्टियों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करे, दैट इज द सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि सारभूत विधि। और वो जो ये बताए कि किस तरीके से इन अधिकारों और कर्तव्यों को इन्फोर्स किया जाएगा, ये अधिकार और कर्तव्य किस तरीके से लागू किए जाएंगे, वो कहलाती है आपकी प्रक्रियात्मक विधि। यानी कि सब्सटेंटिव लॉ डिमार्केट्स द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज, वेयर एज प्रोसीजरल लॉ टेल्स अबाउट द हाउ टू इन्फोर्स दैट राइट एंड ड्यूटीज। प्रक्रियात्मक विधि तुम्हें यह बताती है कि इन अधिकारों और कर्तव्यों को कैसे लागू करेंगे, बस। तो विधियां कितने तरह की? दो तरह की, एक आपकी प्रक्रियात्मक विधि और दूसरी आपकी सारभूत विधि। प्रक्रियात्मक विधि ये बताती है कैसे राइट और कर्तव्य आपके इन्फोर्स होंगे, जबकि सारभूत विधि बताती है कि आपके अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं। जैसे इसके भी दो क्लासिफिकेशन, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। मैंने क्या बताया? एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। आपने कहा फर्जी थोड़ा और स्पष्ट करें, सिविल में क्या क्या है? जैसे आपका हिंदू मुस्लिम, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, संविदा विधि, ये सब सिविल प्रकृति के हैं। कौन से? संविदा विधि, टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए, ये सारे क्या बताते हैं हमें? सिविल लॉ हैं। अपकृत, टॉर्ट, ये सारे के सारे जो हैं जस्ट टॉर्ट, ठीक है, ये भी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। जबकि सब्सटेंटिव लॉ में ही क्रिमिनल में जैसे कि आईपीसी। तो प्यारे बच्चों विधियां मैंने तुम्हें क्या बताई? विधियां दो तरह की होती हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ, दूसरी प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो जो आपके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है, वो है सारभूत विधि, सब्सटेंटिव लॉ। ये विधियां भी दो तरीके से बटी हुई हैं, जैसे सिविल और क्रिमिनल। सिविल में क्या क्या? जैसे आपका टीपीए, संविदा विधि, हिंदू मुस्लिम, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे। और क्रिमिनल में आईपीसी। तो ये आपकी आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। क्या बताती है? अधिकार और कर्तव्य। अब आते हैं प्रोसीजरल लॉ पे। प्रोसीजरल लॉ क्या बताते हैं? प्रोसीजरल लॉ बताते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोसीजरल और एग्जेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ आपको ये बताता है, प्रक्रियात्मक विधि ये बताता है कि इन अधिकारों और कर्तव्यों को कैसे इन्फोर्स करेंगे, उस प्रक्रिया को बताता है। जैसे आपका दो प्रकार के सीपीसी, सीपी माने सिविल प्रक्रिया संहिता, और दूसरा आपका सीआरपीसी,
सी, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता। और इन दोनों के संबंध में प्रावधान क्या है? एविडेंस एक्ट का, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। साक्ष्य विधि, ये भी एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया विधियां दो तरह की, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। तो आप कह रहे हैं सर जी हमारे साक्ष्य विधि की एविडेंस लॉ का नेचर किस तरह का है? सर जी हमारी एविडेंस लॉ किस तरह की है? तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, हमारी साक्ष्य विधि जो है वो है प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक विधि। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीलिम्स में पूछे कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता कैसी है, तो प्रीलिम्स के लिए आप जवाब देंगे कि साहब हमारी दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान, इस विधि में कुछ प्रावधान, कुछ अधिनियम सब्सटेंटिव लॉ यानी कि सारभूत विधि के गुणधर्म भी रखते हैं। मैंने क्या बताया? कुछ जो है अधिनियम सारभूत विधि के भी गुणधर्म रखते हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि जो आपकी प्रक्रियात्मक विधि है वो है आपकी साक्ष्य विधि, लेकिन कुछ गुणधर्म, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सब्सटेंटिव लॉ के गुणधर्म भी रखते हैं। सब्सटेंटिव लॉ क्या करते हैं? अधिकार और कर्तव्य बताते हैं। प्रक्रियात्मक विधि क्या करती है? कैसे उनको लागू करना है वो बताती है। तो साक्ष्य विधि क्या है? प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन देयर इज सम पार्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट व्हिच इज akin to the which is related to the substantive law, जिनमें सारभूत विधि के गुणधर्म है, जैसे कि स्टॉपेल, विबंधन, जैसे कि स्टॉपेल, जैसे कि विबंधन, इसमें सब्सटेंटिव लॉ के गुणधर्म है। अगर मेंस में कहीं आप क्वालिटीज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट लिखेंगे तब इस बात को स्पष्टता मेंशन करेंगे। अगर प्रीलिम्स में सवाल आएगा, if you will get a question in the prelims examination, how to mark your answer, that is the प्रोसीजरल लॉ। प्रक्रियात्मक विधि है हमारी साक्ष्य विधि। ये तो हो गई साक्ष्य विधि की प्रकृति। तो विधियां दो प्रकार की, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। हमारी विधि क्या है? साक्ष्य विधि प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि। और इसके कुछ गुणधर्म कैसे हैं? इसके कुछ गुणधर्म जैसे कि स्टॉपेल सब्सटेंटिव लॉ के हैं। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर वापस आते हैं कि साहब साक्ष्य विधि में क्या क्या है। तो साक्ष्य विधि जो है हमारी, एक तरीके से देखो, 3 भागों में है। इसमें कितने भाग है? 3 पार्ट इन अवर एविडेंस लॉ। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इस साक्ष्य विधि को हमने 11 अध्यायों में विभाजित किया है और कुल 167 सेक्शंस हैं और एक अनुसूची भी हुआ करती थी। ये तो हो गई क्वालिटीज। और प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चर्चा करते हैं। मैं फिर आता हूं कि जब प्रथम विधि आयोग बना तब से ही विधियों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। और सबसे पहले जो है 1835 में यहाँ से प्रयास शुरू किया गया। जैसे 1833 में चार्टर एक्ट आया, उसने कहा कि देश को एक विधि आयोग की जरूरत है। मात्र 1 साल बाद 1834 में प्रथम विधि आयोग बन गया। इसके आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने बड़े तरीके से काम करना शुरू किया कि आईपीसी को लाना है, कैसे उसको डिमार्केट लिखा जाए, कैसे उसको समाज के अनुकूल बनाया जाए। उसी समय से साक्ष्य विधि पर भी काम शुरू हो गया 1835 में। लेकिन ये काम जो है बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। हमें आज की मन मुताबिक साक्ष्य विधि मिली नहीं। फिर एक दूसरा प्रयास 1855 में हुआ, लेकिन 1868 कब प्यारे बच्चों? 1868 में। कब? 1868 में तीसरे विधि आयोग, किसके? तीसरे विधि आयोग किसकी सिफारिश पे? तीसरे विधि आयोग की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? थर्ड लॉ कमीशन की तीसरे विधि आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। सर हेनरी मेन, किसने? सर हेनरी मेन। तीसरे विधि आयोग की सिफारिश पे सर हेनरी मेन ने आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट के ड्राफ्ट को तैयार करने का काम शुरू किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन एविडेंस एक्ट का कैसे आई उस पर चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर 1 बाय 1 एक एक भाग, एक एक सेक्शन को मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। और एक एक केस लॉस को मैं आपको दिमाग में बैठाता हूं, बेयर एक्ट से सारी रीडिंग कराता हूं। खैर अभी वापस आते हैं। तीसरा विधि आयोग जब आपका 1868 के आसपास जो आया, तो सर हेनरी मेन ने तीसरे विधि आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, कि सिफारिश पर सर हेनरी मेन ने 1868 में जो है क्या किया? एविडेंस साक्ष्य विधि का, किसका? साक्ष्य विधि का एक प्रारूप तैयार किया। क्या किया? ड्राफ्ट तैयार किया। प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। किसने किया?
सर हेनरी मेन ने। लेकिन हेनरी मेन थे तो बहुत बड़े जूरिस्ट, इनका नाम भी बहुत है। आप जो है इनकी बुक्स भी पढ़ते हैं, जब आप लॉ पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में इनका बहुत भारी नाम है हेनरी मेन का। लेकिन हेनरी मेन साहब जो है भारत की साक्ष्य विधि को लिख पाने में, उस तरह से लिख पाने में जो भारतीय जो है परिस्थितियों में फिट बैठे, लिख पाने में असफल रहे। तो सर 1868 में तीसरे विधि आयोग की सिफारिश में सर हेनरी मेन ने भारतीय साक्ष्य विधि का ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहे। यात्रा आगे बढ़ी और सन 1871 में, देखो कब, सन 1871 में सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफेन, मैंने क्या नाम बताया, सर जेम्स स्टीफेन, इसको पूरा नाम सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफेन है। किसने, 1871 में सर जेम्स फिट्जमैन, फिट्जमैन हटाओ, सुन लो बस, सर जेम्स स्टीफेन, किसने, 1871 में सर जेम्स स्टीफेन ने एक तरीके से इनकी अध्यक्षता में एक नया प्रारूप तैयार किया। ये वाला फेल हो गया, वो मजा नहीं आया इसमें 1868 में जो हेनरी मैन ने तैयार किया। लेकिन जो सफल प्रयास किया सर जेम्स स्टीफेन ने, साक्ष्य विधि का, एविडेंस एक्ट का एक नया प्रारूप तैयार किया। क्या किया, एक नया प्रारूप किसने, सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया गया। और इस प्रारूप को गवर्नर जनरल के जो है एक तरीके से पास भेजा गया। इस प्रारूप को गवर्नर जनरल के पास भेजा गया जो सेंट स्टीफेन ने तैयार किया। प्यारे बच्चों, दो तरह के सवाल प्रीलिम्स में जरूर आते हैं। पता पहला क्या आता है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जवाब पता है क्या है, लॉर्ड मैकाले, सर लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक, क्यों, ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए लॉर्ड मैकाले इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कई बार दूसरा सवाल आता है, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन, सॉरी, लॉर्ड मैकाले इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के पिता के रूप में जानते हैं। जबकि कभी ये सवाल आता है और कभी एक दूसरा सवाल आता है कि हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, किसे हम भारत के साक्ष्य विधि का पिता जानते हैं, किसे हम साक्ष्य, भारत की साक्ष्य विधि के पिता के रूप में जानते हैं। तो वो आपका जवाब है, मैंने क्या बताया, 1871 में सर जेम्स स्टीफेन ने दोबारा से एविडेंस एक्ट का प्रारूप तैयार किया। क्या किया, दोबारा से एविडेंस एक्ट का प्रारूप तैयार किया और ये गवर्नर जनरल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। तो आई से जेम्स स्टीफेन जो है किसके नाम पर जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पिता के रूप में भी जानते हैं। ये दूसरा प्रीलिम्स का सवाल है, मेंस में कहीं से ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन प्री में जरूर आपके लिए इस तरह के सवालात आपके पेपर में आते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पिता हम किसे कहते हैं, सर जेम्स स्टीफेन को। साक्ष्य अधिनियम पे काम करना जेम्स स्टीफेन ने शुरू किया। और ये जो है गवर्नर जनरल, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान देना, 15 मार्च, कब, 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर किसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, यहां मैंने क्या शब्द लिखा, गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुए। अगर आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट बनाते तो किसके हस्ताक्षर लेते, अगर हम आज इंडियन एविडेंस एक्ट बनाते तो हस्ताक्षर होते महामहिम राष्ट्रपति के। उस समय तो राष्ट्रपति का कोई पद था नहीं, था क्या, नहीं था। भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, गवर्नर जनरल। तो 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल ने आपके इस जो प्रारूप सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था, जो भारतीय आज आपकी भारतीय साक्ष्य विधि है, उसमें हस्ताक्षर कर दिए। किसने कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और इसके बाद 1 सितंबर, देखो बहुत तेजी से काम हो रहा है, 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी कि ये है आपके प्रवर्तन की तिथि। और इधर देखो, इधर देखो, आज का टाइम क्या है, आज तिथि क्या है, आज साल है 2023। ध्यान से सोचना। और एविडेंस कब आया, 1872। कितने भाग, 3 भाग, 11 अध्याय, 172 धाराएं। प्यारे बच्चों 150 साल बीत गए, 2023 है आज। कितने साल, 150 साल बीत गए और आज भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम उतना ही प्रासंगिक है। 150 साल बीत गए, 1872,
2023, 150 साल बीत गए और यही आईपीसी उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक है और कोई बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट भी इस आईपीसी में नहीं हुआ। ठीक है, यानी पुरानी पद्धति पुरानी व्यवस्था में जो है यही आईपीसी लागू है। तो ये जो आईपीसी आई थी वो आज तक प्रासंगिक है। तो ये काम क्या करती है? आप सर जी आपने कहा आप सब बातें बता रहे हो, ये नहीं बता रहे हो ये काम क्या करती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इधर सुनो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय को सत्य की खोज में मदद करना, अगर आसान भाषा में कहें। ठीक है, केनी साहब ने, जो एक बड़े ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने साक्ष्य विधि के उद्देश्यों को बहुत क्लियर कट तरीके से इनुमरेट किया, हमें बताया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है, 1 सितंबर 1872 से लागू हो गई, लेकिन इसके उद्देश्य बहुत ज्यादा बहुत ही तगड़े हैं। हमने कोई अपराध किया, ये बात किया कि नहीं किया कैसे पता लगाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया दी गई है साक्ष्य विधि में। यानी कि न्यायालय को सत्य की खोज कराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। इन्वेस्टिगेशन की सूची को सीमित करना, कुछ भी नहीं खोज मारोगे, एक एरिया है जहां पर आपको इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण के द्वारा काम करना है। तो बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। पहली बात, मैंने कोई अपराध किया, पता कैसे लगेगा? साक्ष्य विधि के माध्यम से न्यायालय ये पता लगाने की कोशिश करेगा। साक्ष्य विधि में वो नियम दिए गए जिससे हम पता लगाएंगे अपराध हुआ या नहीं हुआ तो कैसे हुआ। खैर कोई बात नहीं, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य है जिसको केनी ने भी विस्तार से इलाबोरेट करने की कोशिश करी। तो जो सबसे मुख्य उद्देश्य है टू सेव द टाइम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, न्यायालय के समय का बचाव एक मुख्य कार्य किसका है? न्यायालय द्वारा समय का बचाव एक मुख्य कार्य किसका है? आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है, न्यायालय द्वारा निर्णय लेने में मदद करना है काम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है, और जस्टिस मुनेर ने एक बात कही कि साक्ष्य देने में अनुशासन, निश्चितता और समरूपता लाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, न्यायालय को भ्रमित होने से बचाना, पक्षकारों के समय और खर्चे को बचाना, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग होने से बचाना, और अंततोगत्वा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साक्ष्य विधि की, वह सत्य की खोज करने में मदद करना। जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या है? टू फाइंड आउट द ट्रूथ, दिस इज द मेन वर्क ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इस पे केनी ने भी प्रकाश डाला और बहुत से लोगों ने भी प्रकाश डाला। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी चर्चा हम इसके आज पर इंट्रोडक्शन है, परिचय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो मैंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसको अगर हम ध्यान पे देखो तो इसके 3 भाग हैं, बस समझने की कोशिश करना। इसके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। कितने भाग हैं? इसमें 3 भाग हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। 3 भागों में इसको हमने बांटा है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3, 3 भागों में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बांटा है। अगर ध्यान दें तो भाग 1 में 2 अध्याय। भाग 1 का काम क्या है? तथ्यों की सुसंगतता। क्या है? तथ्यों की सुसंगतता। भाग 1 तुम्हें यह बताता है कि जो तथ्य हैं वो वास्तव में सुसंगत हैं अथवा नहीं। भाग 1 क्या बताता है? तथ्यों की सुसंगतता। और यह भाग है धारा 1 से लेकर धारा 55 तक। कहां से कहां तक? धारा 1 से लेकर धारा 55 तक। और इस भाग 1 में 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? इस भाग 1 में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है प्रारंभिक, जो धारा 1 से लेकर 4 तक है, और दूसरा अध्याय 5 से लेकर 55 तक है। प्यारे बच्चों, मैंने कहा यह साक्ष्य अधिनियम 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराओं में विभाजित है। 3 भाग, तो एक भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहले भाग में तो जो रिलेटेड है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से संबंधित है, तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित है कि कौन से तथ्य साक्ष्य के क्रम में सुसंगत होंगे और कौन से नहीं होंगे। इस भाग में 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 जो प्रारंभिक है, जो 1 से लेकर 4 तक है, और भाग 2 जो आपका एक तरीके से तथ्यों की सुसंगतता से है, 5 से लेकर 55 तक है। ठीक है, 5 से लेकर 55 तक है। भाग 2 आप में इसमें 3 अध्याय हैं। कितने हैं? 3 अध्याय। इसमें आपका जो है
56 से लेकर 100 तक, कहां तक? 56 से लेकर भाग 2 में 100 तक, इतनी 3 धाराएं हैं और इसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 1 अध्याय 2 भाग 1 में, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। ये किसमें है? अध्याय 3, 4, 5, 6 जो किसमें है? आपके भाग 2 में। आप कहां पर हैं? आपके भाग 2 में। तो अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 जो कहां पर हैं? आपके भाग 2 में। अध्याय 3 बात करता है उन साक्ष्यों की जिनको, उन तथ्यों को जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 3 बात करता है उन तथ्यों को जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी 56 से लेकर, अभी जगह कम है तो शॉर्ट में लिखेंगे, 58 तक की धाराएं भाग 3 में है, अध्याय 3 में भाग 2 में। इसके बाद आपका जो है मौखिक साक्ष्य। साक्ष्य 2 तरह के हो सकते हैं, मौखिक और ओरल। मौखिक साक्ष्य के विषय में जो प्रावधान है वो 2 धाराएं हैं, 59 और 60। ये भी भाग 2 अध्याय 4 है। और अध्याय 5 हमने क्या कहा? मेरी बरतरफ देखो, साक्ष्य 2 तरह के, मौखिक जो मुंह से बोले या दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंट्री हो, तो मौखिक साक्ष्य अध्याय 4 59 और 60, दस्तावेजी साक्ष्य अध्याय 5 61 से लेकर 90 तक के प्रावधान किससे हैं? अध्याय 5 से। और इसके बाद लास्ट अध्याय जो साक्ष्यों का अपवर्जन करता है, यानी 91 से लेकर 100 तक जो है कहां पर है? अध्याय 6 में। ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट भाग बचता है साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव। भाग 3 साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव। भाग 2 का नाम है सबूत के संबंध में। ठीक है। फिर मेरी तरफ देखो, लास्ट में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 अध्याय हैं, 3 भाग हैं और 11 अध्याय हैं। पूरे 11 अध्याय हमने 3 भागों में बांट रखे हैं। पहला भाग तथ्यों की सुसंगतता से, जिसमें आपका धारा 55 तक समाहित है। भाग 2 सबूत के संदर्भ में, जो 56 से लेकर 100 तक हैं। और इसके बाद भाग 3 यानी साक्ष्य की उत्पत्ति और उसका प्रभाव, साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, उसका क्या असर होगा, ये सारी बातें कहां बताई गई हैं? भाग 3 में। और इसमें आपके जो है 5 अध्याय हैं। अध्याय 6 तक यहां था ना, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11। प्यारे बच्चों, 3 भाग। भाग 1 जिसमें तथ्यों की सुसंगतता, भाग 2 सबूत के संदर्भ में, और भाग 3 साक्ष्यों की कैसे उत्पत्ति होगी और उसका क्या इंपैक्ट और प्रभाव होगा, यह बताया गया है हमें भाग 3 में। और जिसमें 5 अध्याय, टोटल कितने? 11 अध्याय। 2 अध्याय भाग 1 में, 4 अध्याय आपके भाग 2 में और 5 अध्याय आपके भाग 3 में। तो 5 4 9 2 11, टोटल 11 अध्याय हैं, 3 भागों में बांटा गया है। तो अध्याय 7 बात करता है सबूतों का भार और उसकी उपधारणा, यानी धारा 101 से लेकर 114। अध्याय 2 बात करता है विबंधन के संबंध में। ये अध्याय 8 जो है ना, जो विबंधन के संबंध में बात करता है, ये सब्सटेंटिव गुण धर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ठीक है, जो 115 से लेकर 117 तक वर्णित है। अध्याय 9 जो है वो गवाह कौन कौन सक्षम होगा, कब कोई गवाह सक्षम बनता है, इस संबंध में प्रभाव अध्याय 9 में है, जहां पर आपके 118 से लेकर 134 तक के प्रावधान, 118 से लेकर 134 तक के प्रावधान जो है आपके वर्णित हैं। और इसके बाद 135 से 166 अध्याय 10 और एक धारा मात्र जो है लास्ट अध्याय में है 167। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन था, एक एक करके हम पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट को समझेंगे। एविडेंस एक्ट को बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा टफ मानते हैं, लेकिन अगर बेयर एक्ट में कमांड बन जाए, थोड़े से सिद्धांतों की समझ विकसित हो जाए, तो जो इंटरव्यू में बच्चे बताते हैं ना कि डू यू हैव एनी कमांड ओवर एनी सब्जेक्ट, तो बच्चे पहला नाम लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, और जिससे ज्यादातर बच्चे भागते हैं। ठीक है, तो अब आज की क्लास को जो है हम वाइंड अप करेंगे। और इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले थे, सिर्फ हमने इतनी बातें बात जानी, और अब हम जो है 1 बाय 1 इन चीजों को जो है एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास को जो है हम कोशिश करते हैं कि यहीं विराम दें, आगे की क्लास में हम इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में, अभी बस देखो, हौले हौले देखते जाओ, सब तैयार होता जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।